हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का 2017 एमपी सेट का ये आपका क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन साथ में ही इससे रिलेटेड कितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं साथ में एनालिसिस करने के बाद, तो हम लोग साथ में देखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन चौसर वॉज मेयरली 9 years द ब्लैक डेथ swept over England. Black Death is also known by another name, that is the Great Plague. जो ब्लैक डेथ है उसको ग्रेट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन चौसर से ही आ रहा है, उनकी बायोग्राफी से आ रहा है। जॉफ्री चौसर, ओके, बॉर्न है 1340 टू 1400, ये इनका लाइफ स्पैन है। कैंटरबरी टेल्स के लिए बहुत फेमस है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जॉफ्री चौसर। अब हुआ ये कि 9 years की एज में इंग्लैंड में प्लेग फैला था, बहुत ही बैडली, बड़ी रूप में, महामारी के रूप में, तो उसको ब्लैक डेथ कहा गया था। ठीक है, तो वो क्या है ब्लैक डेथ, यही पूछा गया है, तो वो है आपका प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट इन अ लैंग्वेज, हु सेड दिस? आंसर इज लोव्स। देखिए चौसर ने इंग्लिश जो भाषा है इनको मिली थी कैसे, एक डायलेक्ट के रूप में मिली। डायलेक्ट मतलब एक बोली, एक छोटी मोटी बोलियाँ जो क्षेत्रीय लेवल पर बोली जाती हैं, ऐसे इनको इंग्लिश इस तरह से मिली थी डायलेक्ट के रूप में, और इन्होंने उसको एक लैंग्वेज बना के छोड़ा। ये किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये किसने, लोव्स ने कहा है। ओके, अब ये जो बात है ना, ये किसके लिए कही गई है? चौसर के लिए कही है। यहाँ चौसर को फिल इन द ब्लैंक्स में रख देंगे, ऐसा भी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, किसने कहा? लोव्स ने कहा। और किसके लिए कहा? चौसर के लिए कहा। अच्छा, फाउंड इंग्लिश एज अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट अ लैंग्वेज, ये कौन, किसने किया ऐसा? तो चौसर ने किया। हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन? पियर्स प्लोमैन के ऑथर, सो द आंसर इज विलियम लैंगलैंड। पहली बात, पियर्स प्लोमैन क्या है? हमारा नरेटिव पोयम है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नरेटिव पोयम, और पॉसिबली जी पब्लिश हुई थी 1377 में। देखिए अभी हम लोग कितना प्रीवियस के हमारे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के ऑथर से, पोइट से। ओके, तो ऐसे ही आपके ओल्ड इंग्लिश से क्वेश्चन बनेंगे। तो पियर्स प्लोमैन एक नरेटिव पोयम है, 1377 में पब्लिश हुआ बाय विलियम लैंगलैंड। और विलियम लैंगलैंड जो है हमारे इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लिश मतलब कि इंग्लैंड के हैं। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। विलियम लैंगलैंड का जो लाइफ स्पैन है 1332 से लेकर 1386, इस इनका लाइफ स्पैन है। और पियर्स प्लोमैन इनका एक नैरेटिव पोयम है। इस तरह से हमको वर्क और उसके ऑथर मोस्टली यही हमको याद रखने होते हैं, और किसी तरीके से भी याद होते हैं। पियर्स देख लीजिए, पियर्स, विलियम लैंगलैंड। Who among the following has been called the morning star of reformation? Morning star of reformation किसे कहा जाता है? So the answer is John Wycliffe. Okay, जॉन वाइक्लिफ अगेन इंग्लिश राइटर है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। लाइफ स्पैन है इनका 1328 टू 1384। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 13 वाले ही देखिए अभी आ रहे हैं क्वेश्चन आपके, और ऐसे ही आते हैं। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार, चेंज ऑफ पॉलिसी एंड इन प्रोग्रेस एंड इन प्रोसेस। ओके, इस तरह के जो समर्थक थे उनको रिफॉर्मेशन के तहत वो आते थे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड इन अ ट्रैवल ब्रॉल? टैवर्न ब्रॉल क्या है? एक सराय या कहीं रेस्टोरेंट छोटा मोटा जहाँ पे भोजन करने गए, बैठते हैं शाम के टाइम सारे जेंट्स ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं, लाइक ऐसा कोई प्लेस, उसमें कौन, सराय में एक विवाद हो गया, ठीक है, उसमें वो एक पर्सन इसमें से कौन है जो उसमें उनको मार दिया गया था? सो द आंसर इज मार्लोव। ओके, क्रिस्टोफर मार्लोव इंग्लिश प्ले राइट है, शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनका जो पेट नेम है वो है किट मार्लोव, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो टैवर्न ब्रॉल में इनको मार दिया गया था, उनकी एक सराय प्लेस था, उसमें विवाद हुआ और उसमें इनको खंजर घोंप के मार दिया गया। सीक्रेट एम्प्लॉय थे वहाँ पे, एक फ्रेजर, इनग्राम फ्रेजर के द्वारा इनको स्टैब्ड किया गया था, है ना, स्टैब्ड, चाकू उनको मार दिया गया था। क्रिस्टोफर मार्लोव की डेथ कैसे हुई थी? एक टैवर्न ब्रॉल में। शेक्सपियर मेक्स फन ऑफ प्यूरिटन इन हिज प्ले ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स का अपने कौन से प्ले में मजाक उड़ाया? ट्वेल्थ नाइट करके जो प्ले है उसमें। और क्यों प्यूरिटन्स क्या होते हैं? ये प्यूरिटन्स होता है हु सॉट टू प्यूरिफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड की चर्च को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, किससे? फ्रॉम इट्स कैथोलिक प्रैक्टिस,
कैथोलिक प्रैक्टिस से, मेंटेनिंग दैट द चर्च ऑफ इंग्लैंड वॉज ओनली पार्शली रिफॉर्म्ड। तो ये सब मेंटेन करते थे, प्यूरिटन्स होते थे, और इन्होंने शेक्सपियर ने अपने इस 12th नाइट करके जो वर्क है उसमें इनका मजाक उड़ाया। बाकी ऑप्शंस में जो वर्क लिखे हैं ये भी हमारे शेक्सपियर के ही हैं। फेमस सटायरिक ड्रामा वॉलपॉल इज़ रिटन बाय, तो वॉलपॉल किसके द्वारा लिखा गया है, पहले देख लेंगे इसका आंसर, वो है बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन का हम कह सकते हैं इनका फुल नेम है बेंजामिन जॉनसन ऑल्सो। वॉलपॉल इस प्ले का अदर टाइटल है, पहले तो ये देख लें, सटायरिक ड्रामा है, इस पर फोकस कर लेना, इसका लिटरेरी फॉर्म भी पूछने को आता है। तो सटायरिक ड्रामा है, प्ले है, इसका अदर टाइटल है द फॉक्स। ओके, और ये एक कॉमेडी प्ले है, ये एक कॉमेडी प्ले है, सटायरिक ड्रामा है, कॉमेडी प्ले है। साथ में बेंजामिन जॉनसन जो हैं उनके बारे में बता दूं, उनका जो लाइफ स्पैन है 1572 से लेकर 1637, लंदन इंग्लैंड। ओके, ये फेमस है फॉर हिज वर्क कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इन सारे वर्क्स के लिए ये बहुत फेमस है। और 1572 से 1637, देखिए शेक्सपियर के आसपास के ही हैं ये भी, तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो वॉलपॉल जो वर्क है जिसको द फॉक्स भी कहा गया है, ये पब्लिश कब हुआ था, 1606 में। ये सारी पॉइंट हमें याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। कोई भी वर्क आ रहा है उसके कैरेक्टर, पब्लिशिंग ईयर, राइटर, ऑथर, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हमको आनी चाहिए। होम डज द डचेस मैरी इन द डचेस ऑफ मेल्फी, डचेस ऑफ मेल्फी क्या है, ये एक प्ले है। प्ले किसने लिखा है, जॉन वेबस्टर ने, जॉन वेबस्टर ने लिखा है ये प्ले। ये एक ट्रेजेडी है, ओके, ये भी ध्यान रखना है, ये ट्रेजेडी है। और इसमें जो डचेस होती हैं, डचेस रानी मेल्फी के, डचेस ऑफ मेल्फी किससे मैरिज करती है, एंटोनियो से। तो ये कैरेक्टर हो गए, ध्यान रख लेना है। अच्छा, ऐसे जितने भी वर्क आ रहे हैं आपके सामने, डचेस ऑफ मेल्फी, वॉलपॉल द फॉक्स, ओके, इनको एज इट इज़ जाके इनके आपको समरी पता होनी चाहिए। आप एक दो वीडियो इनका देख लें कि आपको इनकी स्टोरी क्लियर हो जाए, इनके कैरेक्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, जॉन वेबस्टर है जो कि जैकोबियन ड्रामाटिस्ट है, इनका लाइफ स्पैन है 1578 से लेकर 1626 तक, लंदन इंग्लैंड। जैकोबियन जो कि जैकोबियन एरा से बिलोंग करते हैं, जॉन वेबस्टर। और डचेस ऑफ मेल्फी भी इन्होंने ही लिखा है, एंटोनियो से शादी करती है डचेस। द जैकोबियन एरा, अगेन देखिए जैकोबियन एरा से ही क्वेश्चन आ रहा है, रिफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम इन द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये कौन सी कंट्रीज में रिफर्स किया जाता था, इंग्लैंड में। ठीक है, देखिए जैकब, ये जो जैकोबियन में जो जैकब वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना। यहाँ से अगर बहुत ही डीप लेवल से क्वेश्चन पूछना है उनको, बाल की खाल निकालने टाइप, तो देख लेना, लैटिन वर्ड है। अब जैकब को लैटिन में जैकब बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को ही जेम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब जेम्स फर्स्ट का शासन आया तो वही पीरियड जैकोबियन एरा कहलाया। ओके, तो क्या था इसमें, इनका कब से कब तक शासन था, देखिए 1603 से लेकर 1625 तक का जो टाइम था वो जैकोबियन एरा था, इंग्लैंड में 17th सेंचुरी है। और जो स्कॉटलैंड के शासक थे वो थे जेम्स सिक्स्थ, ऐसे ध्यान रख लो, वही स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स इंग्लैंड के जेम्स 1 बने। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, तो मैं बता दूं, पहले वो स्कॉटलैंड के थे, जेम्स 6 थे, फिर बन जाते हैं इनको क्राउन ऑफ इंग्लैंड इन 1603 जेम्स 1 के रूप में, ऐसे। ओके, और यही उनका टाइम पीरियड था 1603 से 1625, जो कि कहलाया जैकोबियन एरा, 17th सेंचुरी इंग्लैंड। ओके, जैकोबियन से पहले इंग्लैंड में कौन सा, हमारे लिटरेचर में कौन सा टाइम चल रहा था, एलिजाबेथन एज। ओके, एलिजाबेथन एज का टाइम कितना है, 1558 से 1603 तक। उसके बाद आता है आपका जैकोबियन, और जैकोबियन के बाद आता है कैरोलाइन 1625 से 1649-50 तक, ऐसे। हु रिप्रेजेंट एब्सोलम इन ड्राइडेंस, एब्सोलम एंड एक्टिफोल। तो देखिए ये वर्क है एब्सोलम एंड एक्टिफोल, और ये देखिए ये इम्पोर्टेंट वर्क है। ये क्या है, एक सटायरिकल पोयम है, ध्यान रखना, ये सटायर पोयम है, एब्सोलम एंड एक्टिफोल बाय जॉन ड्राइडन। इसमें एब्सोलम को रिप्रेजेंट किसने किया है, द ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ।
ठीक है। अगेन आप इसकी समरी देखें, आपको ज़्यादा कैच करेगा। आप एक ही प्रैक्टिस सेट से ना अपने 100 क्वेश्चन और भी तैयार कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 200 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और अब बहुत फाइनेस्ट आपकी प्रिपरेशन हो सकती है स्टूडेंट। ओके, तो एब्सलम एकेटोफोल पब्लिश हुआ था ये पोएम जो वर्क है 1681 में बाय जॉन ड्राइडन। ओके, जॉन ड्राइडन इंपॉर्टेंट राइटर है, पोएट है। ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ ने प्रेजेंट किया था एब्सलम को। सटायरिकल पोएम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट कॉल्ड द एज ऑफ पॉप एंड जॉनसन एज द ऑगस्टन एज। देखिए, जो अलेक्जेंडर पोप का जो टाइम था और उनके टाइम को ही एज ऑफ पॉप कह दिया, जैसे कि एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर कहते हैं, ऐसे ही ऑगस्टन एज को एज ऑफ पोप, एज ऑफ जॉनसन भी कहा गया, या फिर एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ पोप को ऑगस्टन एज कहा गया। तो किसने कहा, बस ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। सो द आंसर इज गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ ने कहा है। अब एज ऑफ पोप का जो टाइम स्पैन है वो क्या है, 1700 से लेकर 1744 तक। आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, शुरुआत उन्होंने 13 to 14 सेंचुरी के क्वेश्चन से की थी और अभी आते आते हम लोग 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी पर आ गए हैं। तो इसी सीक्वेंस में आप देखिए, पढ़ाई आपको करनी है, केवल नए नए ही राइटर नहीं पढ़ लेना है, सारे को ही अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ ने कहा है एज ऑफ पॉप ऑगस्टन एज। टाइम स्पान ज़रूर याद रख ले। पॉप, अलेक्जेंडर पॉप की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि इंग्लिश पोइट है और बहुत ही फेमस है, और रेप ऑफ द लेक जिन्होंने लिखा है वही है ये। नेम द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ पोमेला। पोमेला एक वर्क है, एक नॉवल है, और इसके प्रोटोगोनिस्ट कौन है। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है नायक। ओके, मेन कैरेक्टर, तो वो है मिस्टर बी। अब पोमेला का एक और टाइटल है, वो है वर्च्यू। वर्च्यू यानी कि गुण, किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयाँ। रिवॉर्डेड, अवार्ड मिलता है, वही रिवॉर्ड होता है, अच्छाई को ज़रूर रिवॉर्ड मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो पोमेला या वर्च्यू रिवॉर्डेड, ये वर्क किसका है, सैमुअल रिचर्डसन। नाम ध्यान रखना है, सैमुअल रिचर्डसन जी का, और इन्होंने ये वर्क लिखा है पोमेला। इसके प्रोटोगोनिस्ट है मिस्टर बी। अब इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो वर्क है पोमेला, ये एक नॉवल है। नॉवल कैसी है, एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल का मतलब क्या होता है, जो लेटर के फॉर्म में लिखा गया है, टुकड़ों टुकड़ों में लेटर या डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया था, और पब्लिश कब हुआ है, 1740 में। लिखा किसने है इसको, सैमुअल रिचर्डसन। नाम ध्यान रखिएगा, रिचर्डसन है ना, सैमुअल रिचर्डसन ना, ये वर्क है पोमेला एपिस्टोलरी नॉवल। जोसेफ एंड्रयू इज़ रिटन बाय होम। जोसेफ एंड्रयू एक नॉवल है। मैं सबका आपको लिटरेरी फॉर्म ज़रूर बता रही हूँ हर वर्ग का, कि वो क्या है, नॉवल है, पोयम है, क्या है, क्योंकि उधर से क्वेश्चन एज इट इज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो नॉवल है ये, और लिखा किसने है इसको। सो द आंसर इज़ हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग का वर्क है जोसेफ एंड्रयू, जो कि एक नॉवल है, और ये नॉवल कब पब्लिश हुआ था, 1742 में। जोसेफ एंड्रयू का लाइफ स्पैन है आपका 1707 से लेकर 1754 तक, तो इसी दौरान इन्होंने ये अपना वर्क लिखा था। हेनरी फील्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है टॉम जोन्स, जिसके लिए ये बहुत फेमस है, और जोसेफ एंड्रयू इनका इम्पॉर्टेंट नॉवल है। इंग्लिश ऑथर है ये अगेन। ओके, ध्यान रखना है, जोसेफ एंड्रयू, हेनरी फील्डिंग। बुक शुड हेल्प अस, एक बुक जो है शुड हेल्प अस टू एंजॉय लाइफ और टू एंड्योर इट। हु सेड दिस। डॉक्टर जॉनसन की बात चल रही है, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ध्यान रखिएगा, कई सारे इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। सैमुअल जॉनसन की बात है ये, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये बात कही थी कि अ बुक शुड हेल्प अस ईदर टू एंजॉय लाइफ और टू एंड्योर इट। सैमुअल जॉनसन की बात कर लेते हैं। 1709 इनका बर्थ है, 1784 इनका डेथ है। ओके, अगेन इम्पॉर्टेंट है ये राइटर, और ये कोटेशन हमको ऐसे ही समझ लेने दें कि बुक के बारे में डॉक्टर ही बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं। ओके, नेम द मेट्रिकल फॉर्म पॉप ब्रॉट टू परफेक्शन। अलेक्जेंडर पॉप ऐसी कौन सी लिटरेरी फॉर्म को जो है ज़्यादा परफेक्शन इन्होंने उसमें किया, निखार लेकर आए और उसको फेमस भी किया, वो है आपका ओड। ठीक है, ओड एक पोइट्री का फॉर्म होता है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जैसे होती है ना, बैलेड, सोनेट, लिरिक एंड हम उसमें देखते हैं एपिक्स, ओड, है ना। तो ओड को इन्होंने पोप ने काफ़ी संरक्षण दिया, परफेक्शन उसमें लेकर आए, और इनका जो वर्क है
ओड में क्या होता है मैं बता दूं, ये एक पोएम ऐसी होती है, अ लिरिक पोएम दैट एड्रेसेस एंड ऑफन सेलिब्रेट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसमें एड्रेस करते हैं पोइट किसी को, तो ये आपका ओड हो जाता है, किसी को संबोधित करके अपनी पोएम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, दैट इज़ एन ओड। और एक इनका वर्क है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओके, ओड ऑन सॉलिट्यूड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो पोप जो इसको परफेक्शन में लेकर आए वो है आपका ओड। पोप का टाइम स्पैन भी आपका 17th सेंचुरी का है। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइड रोमांटिसिज्म एज डिजीज एंड क्लासिसिज्म एज हेल्थ। पहले तो इस कोटेशन को देख लें, कितनी बड़ी बात लिखी है। रोमांटिसिज्म एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, क्लासिसिज्म एक हेल्थ है। इसको कहा किसने है, बहुत इंपॉर्टेंट, गेटे। ठीक है, इनका जो फुल नेम है वो है वॉन गेटे जोहान। ये एक जर्मन पोइट है। ओके, जर्मन पोइट है, वॉन जोहान करके जो है, वॉन गेटे जोहान का फुल नेम है। और इन्होंने रोमांटिसिज्म को डिजीज़ एंड क्लासिसिज्म को हेल्थ बताया है। तो ये कैसे किन्होंने बताया, गेटे ने बताया है, जर्मन है ये, ध्यान रखिएगा, जर्मन राइटर है, पोइट है। नेम द पोइट हु कोलैबोरेटेड ऑन द लिरिकल बैलाड ऑफ 1798। 1798 में लिरिकल बैलाड का फर्स्ट पब्लिकेशन आया था, पहला एडिशन आया था। तो इसको कोलैबोरेट किसने किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने। एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ की कोलैबोरेटेड पोएम, दोनों की मिली जुली पोएम के रूप में ये एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था इन 1798 में। और जिस साल ये पब्लिश हुआ था उसी साल से ही रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब ऑल गुड पोइट्री एज, सो आंसर इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग। एक्चुअली ये वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री की डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, अपने से ही ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग्स का पोइट्री में। ठीक है, वो आपकी पोइट्री होती है। ये वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री की डेफिनेशन है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हु इज़ द हीरो ऑफ चिल्ड हेरोल्ड। चिल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, इसका जो फुल टाइटल है, इसमें पिलग्रिमेज वर्ड भी लिखा होता है, पिलग्रिमेज। ओके, तो चिल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज में हीरो कौन है, सो द आंसर इज द पोएट हिमसेल्फ। पोएट ही है जो हीरो है। और पोएट कौन है आपकी, लॉर्ड बायरन। ध्यान रखना है, लॉर्ड बायरन इसमें आपके जो इसके पोएट हैं चिल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज वर्क के, वही इसके आपके मेन प्रोटोगोनिस्ट हैं, हीरो हैं। ये जो पोएम है ये एक पोएम है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है चिल्ड हेरोल्ड। और ये पब्लिश कब हुई थी स्टूडेंट्स, देखिए 1812 में पब्लिश हुआ था ये पोएम। 4 पार्ट्स हैं इसके। एंड ये डेडिकेट किसको किया गया, लैंदे को, LANTHE, लैंदे करके उनको डेडिकेट किया था लॉर्ड बायरन ने। लॉर्ड बायरन का लाइफ स्पैन है 1788 से लेकर 1824, जो कि एक रोमांटिक पोएट है। ओके, तो लॉर्ड बायरन का वर्क है चिल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, जिसके नायक ये खुद हैं। ओके, 4 पार्ट्स में ये पोएम है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ राइटर रॉट हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल इनमें से कौन से राइटर्स लिखते हैं सर, वॉल्टर स्कॉट एंड मैरिया एजवर्थ। ठीक है, वॉल्टर स्कॉट जो है एक स्कॉटिश राइटर हैं, और जो मारिया हमारी हैं, मारिया एजवर्थ, ये एक आयरिश नॉवलिस्ट है। ध्यान रखना, आयरिश नॉवलिस्ट है और मारिया आयरिश है। सर वॉल्टर स्कॉट में तो स्कॉटलैंड जुड़ा ही है, तो आप ऐसे याद कर ही लेंगे, स्कॉटिश हैं ये। और दोनों के दोनों हिस्टोरिकल नॉवल लिखने के लिए माने और पहचाने जाते हैं। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है सर वॉल्टर स्कॉट का द लेडी ऑफ द लेक। ओके, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो वर्क लिखे हैं और इनको इनके राइटर से मैच करना है। देखिए जैसे ही हम लोग सारे हर इसको ऐसे ही तो डिस्कस करते हैं, कोई भी वर्क है उसके राइटर कैसे है, तो देखिए उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर हमको हेल्प मिलती है जब हम हर राइटर के वर्क समझते हैं और हर वर्क का राइटर देखते हुए चलते हैं, सर्च करते हुए, तो यहाँ हमको ऐसे क्वेश्चन में हेल्प मिलती है। तो पोएम चीफली लिरिकल, इसके आपका जो ऑथर है वो है आपके ए कार्लिल, एंड ऑप्शन सी इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो देखते चलेंगे एक बार करेक्ट करते हुए। बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा स्केच बॉय, स्केचेस बाय बॉस, तो इसका आपका देखिए हो जाएगा सेकंड का सी, डिकेंस का है ये। ओके, एंड बी का आपका 1 हो जाएगा टेनिसन, पोएम्स चीफली लिरिकल। एंड ए का आपका थर्ड हो जाएगा
सॉल्टर डिसॉर्टस कार्लिल का है एंड स्ट्रैटफोर्ड जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये इसी टाइप के आंसर को टैकल करने के लिए हम स्टूडेंट्स पढ़ते हुए चलते हैं हर राइटर्स और ऑथर को एक साथ। नेम द रूलर हु मार्क्स द अप्रोक्सीमेट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा में कौन से रूलर थे? तो क्वीन विक्टोरिया, ऑब्वियसली उनके नाम पर ही तो विक्टोरियन एज नाम रखा है ना। क्वीन विक्टोरिया का जो लाइफ स्पैन रहा था, जो इनका इनका शासन का टाइम जो रहा था वो रहा था 1837 में ये आई थी शासन में और 1901 तक। और यही टाइम स्पैन जो है टाइम पीरियड विक्टोरियन एज का कहलाता है। विक्टोरियन एरा कब शुरू हुआ? 1837 से 1901 तक। ठीक है। विक्टोरियन एरा के जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं जो हमारे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वो हैं चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट एंड थॉमस हार्डी। तो विक्टोरिया मैडम का ही था। हु रॉट ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज दैट इंस्पायर्ड मैनी नॉवेलिस्ट। एक्चुअली ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज इस वजह से क्योंकि इस वर्क ने मैनी नॉवेलिस्ट को इंस्पायर्ड किया था। इसका आंसर है आपका चार्ल्स डार्विन। ओके, ये जो है चार्ल्स डार्विन है इसके ऑथर। इनका जो फुल नेम है वो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेचुरलिस्ट है ये। इनका लाइफ स्पैन है 1809 से लेकर 1882 तक का। तो ये इस टाइम के हैं। और इनका जो वर्क है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज वो आपको कई नॉवलिस्ट को इंस्पायर करके निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैगिन इज ए कैरेक्टर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल। तो जो फैगिन जो कैरेक्टर है उसमें किस नॉवल में मिलेगा हमको? वो मिल जाएगा हमको ओलिवर ट्विस्ट में। ओलिवर ट्विस्ट जो नॉवल है वो लिखा है आपका चार्ल्स डिकेंस ने। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज के इम्पोर्टेंट राइटर हैं ये। चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस इनका फुल नेम है। चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस। ओके, चार्ल्स डिकेंस का ये वर्क है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट का एक और टाइटल है, ओलिवर ट्विस्ट एक नॉवल है। ओके, और इसका एक और टाइटल है द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस। द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस। तो हमें ये ध्यान रखना है। ये टाइटल एक और टाइटल है ओलिवर ट्विस्ट का जिसमें हमको मिल जाते हैं फैगिन कैरेक्टर जो कि एक क्रिमिनल होते हैं। ये ओलिवर ट्विस्ट जो है चार्ल्स डिकेंस का सेकंड नॉवल होता है और ये सीरियल पब्लिश होता है। सीरियल वे यानी टुकड़ों टुकड़ों में मैगजीन में पब्लिश होता हुआ है पहले। उसके बाद बुक फॉर्म में जो पब्लिश हुआ है वो हुआ है 1838 में। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज के इंपॉर्टेंट राइटर है, इंग्लिश राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आज का हमारा हो जाएगा आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिस कंटेनिंग द अंडर गिवन लाइन्स। ये लाइन हमको किस पोएम में मिलेंगी? यूलिसिस की लाइन है ये। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड टू यील्ड, नॉट टू यील्ड। तो ये आपका हो जाएगा। ये लाइन्स हमें टेलिसन की हैं। यूलिसिस वर्क में है। यूलिसिस जो है इनका पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ पोएम है बाय टेनिसन। टेनिसन का लाइफ स्पैन है 1809 से लेकर 1892। ये वही हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरिएट बने थे। ठीक है, 1850 में। ये 1850 में पोएट लॉरेट बने थे। कब तक? अपनी डेथ तक, 1892 तक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोएट लॉरेट कौन बना था वर्ड्सवर्थ के बाद। तो ये थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरेट। और ड्रामेटिक मोनोलॉग है यूलिसिस जो वर्क है। यूलिसिस का पब्लिश हुआ था 1842 में। ओके, पोएम है ये एक ब्लैंक वर्स में और इसमें ये हमको इंपॉर्टेंट कोटेशन मिल जाती है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोएम डिड विलियम W.B. Yeats यूज द फ्रेजेस द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी का आर्टिफाइस कर दिया गया है। तो वो मिलेगा हमको सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग मतलब एक यात्रा पे जा रहे हैं बाइजेंटियम पर, एक प्लेस है बाइजेंटियम वहाँ पर। ये जो वर्क है ना एक्चुअली इनकी स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है पोइट की। ठीक है, पोइट का नाम है विलियम बटलर यीस्ट। फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना। ये एक पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम जो कि पब्लिश हुई थी 1928 में। अब जैसे कि एक पोएम है तो कई सारी पोएम एक कलेक्शन के रूप में पब्लिश होती हैं। उस कलेक्शन का नाम है द टावर। द टावर नामक कलेक्शन में ही ये पोएम इनकी पब्लिश हुई थी। और कब हुई थी? 1928 में। विलियम बटलर यीट्स बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, नोबेल प्राइज़ विनर है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। याद रख लेना नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1923 में W.B. यीट्स को। और
ये एक आयरिश राइटर हैं, 1865 में जन्म हुआ है, 1939 इनका डेथ ईयर है। ये एक आयरिश राइटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आयरिश हैं, क्योंकि यहाँ से गलती कर जाते हैं, इंग्लिश या अमेरिकन पे चले जाते हैं, इधर तक नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम द टावर में पब्लिश हुआ था 1928 में, और ये W.B. यीट्स का लिखा हुआ है। इनको नोबेल प्राइज़ 1923 में मिला था। हु रॉट प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स। देखिए ये स्टोरी कलेक्शन है, जैसे छोटी छोटी कई स्टोरीज़ को एक बुक फॉर्म में पब्लिश करा के उसे ये टाइटल दिया गया है। तो प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स इज़ अ स्टोरी कलेक्शन। ओके, किसने लिखा है? जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, इनका फुल नेम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, इंग्लैंड के हैं ये। ओके, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है 1907 में, ध्यान रख लेना, ठीक है। नोबेल प्राइज़ विनर है अगेन ये रुडयार्ड किपलिंग। प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और ये पब्लिश हुआ था 1888 में। फिक्शन है ये वर्क, जो इनका फिक्शन वर्क है रुडयार्ड किपलिंग का। द जंगल बुक इन्हीं का ही इंपॉर्टेंट वर्क है। द जंगल बुक बहुत ही फेमस है। हु इज़ द राइटर ऑफ राइडर्स टू द सी। तो J.M. सिंजे, जॉन मिलिंगटन सिंजे, इनका जो फुल नेम है जॉन मिलिंगटन सिंज। ओके, तो ये है आपके आयरलैंड, अगेन आयरिश राइटर हैं। J.M. सिंज आयरिश राइटर हैं, आयरलैंड में इनका जन्म हुआ है 1871, लाइफ स्पैन है टू 1909। कहाँ जन्म हुआ है? डबलिन आयरलैंड। ओके, इतना हमको इनके बारे में पॉइंट याद रखना है। एज इट इज़ आपके टैली में टेबल भी पूछने को आ जाती है, एक तरफ राइटर्स और दूसरी तरफ उनकी नेशनैलिटी, तो हमें बताना होता है ना। तो ये J.M. सिंज एक आयरिश राइटर है आपके। और राइडर्स टू द सी एक प्ले है, अगेन इसमें नहीं लिखा है ये प्ले है या पोएम है, तो ये एक प्ले है। और इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुआ था? 1904 में। एक्चुअली प्लेस का ना फर्स्ट परफॉर्मेंस पहले के ज़माने में क्या होता था, प्ले लिख के तो इनको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस का पहले पूछा जाता है, ना कि पब्लिशिंग का। तो ये 1904 में पहली बार परफॉर्मेंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेज टू इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। पैसेज टू इंडिया जो पब्लिश हुआ था ये एक नॉवल है। कब पब्लिश हुआ था? 1924 में, 1924 में। किसने लिखा है? E.M. फॉस्टर जी ने लिखा है। इनका फुल नेम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ओके, ये आपके बिलोंग करते हैं 18 to 19 सेंचुरी, जिनमें इनका लाइफ स्पैन है 1879 बॉर्न है एंड 1917 का डेथ है। इंग्लैंड के हैं ये, अगेन इंग्लिश राइटर हैं E.M. फॉस्टर, जिनका ये वर्क है अ पैसेज टू इंडिया 1924 में पब्लिश हुआ था। और ये वर्क एक नॉवल वर्क है। जो क्वेश्चन लिखा होता है तो उसको देखकर जितने भी पॉइंट हमारे मन में आते हैं तो वो हम आपको एनालिसिस के रूप में बता देते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्ले इन विच फॉलोइंग लाइन्स ऑक्योर्स। नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। तो ये लाइन आपको किस प्ले में मिल जाएगी? आंसर इज ए, वेटिंग फॉर गॉडॉट। वेटिंग फॉर गॉडॉट एक प्ले है एंड ये ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था, ओरिजिनली लिखा गया था एक्चुअली फ्रेंच में। किसने लिखा है? सैमुअल बेकेट ने। पहले ध्यान रख लें, ओरिजिनली फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और अगेन इसका वही प्रीमियर हुआ था, स्टेज परफॉर्मेंस होता है ना प्ले का, तो फ्रेंच भाषा में हुआ था 1953 में पेरिस में प्रीमियर। ओके, एंड इंग्लिश में हुआ था 1955 में लंदन में। ओके, वेटिंग फॉर गॉडॉट। और इसके राइटर कौन है, लिखा किसने है इसको? तो वो है आपके सैमुअल बेकेट। नाम याद रखना है, सैमुअल बेकेट आयरिश नॉवलिस्ट हैं। देखिए आयरिश के 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, इम्पोर्टेंट है। आयरिश नॉवलिस्ट है ये। इनका लाइफ स्पैन है 1906 से लेकर 1989 तक। पेरिस में इनका डेथ हुआ था, जन्म हुआ था डबलिन आयरलैंड में। आयरिश नॉवलिस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, नोबेल प्राइज़ विनर है 1969 में। सैमुअल बेकेट को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, इसीलिए हमारे सिलेबस में है, इसीलिए इनका यहाँ क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नोबेल प्राइज़ राइटर्स से और जो बहुत फेमस होते हैं उनके अचीवमेंट्स के आधार पर ही उनसे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं स्टूडेंट्स। लाइन याद रखना, ये कोटेशन है विलियम
वेडेड फॉर गॉड एट वर्क से है और सैमुअल बेकेट जी का लिखा हुआ है। इसी सीरीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये लेसन आपको पसंद आया हो। अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज एंड आपको लेसन कैसा लगा, कितनी हेल्प मिलती है इन लेसन से, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।